हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेसन कॉमर्स। आज से आपको यहाँ पे इस चैनल पे बीएसटी एंड अकाउंट्स के सारे टॉपिक्स की क्लासेस मैं आपको दूंगा विथ फुल क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ, विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तो आप अभी इसी वक्त इस चैनल को शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिएगा अगर आपको लगे कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मेरे को तो लगता है ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्लास लगने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, अकाउंट्स की फर्स्ट क्लास विद पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अभी तक अकाउंट्स में बिल्कुल आता है, तो बेसिक से हो सकता है ना आता हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एकदम बिल्कुल बेसिक के साथ ही करवाऊंगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास को, जो कि है पार्टनरशिप पे। चल, मैं आपको सबसे पहले तो पार्टनरशिप होता क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, जब हम लोग एक सोल प्रोप्राइटर, आपने पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटर की मीनिंग ये होती है जिसमें वो मैनेज, कंट्रोल और फाइनेंस बाय सिंगल पर्सन होता है। लेकिन हो सकता है वो सारी चीजें मैनेज करने पे कैपेबल ना हो, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उसमें, उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी, काफी डीमेरिट रहता है। तो यही सारे डीमेरिट्स को देखते हुए आपको, जब आप किसी और पर्सन के साथ आप जब हाथ मिला लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। इसमें मिनिमम अगर दो लोग हैं या दो से ज्यादा आप इसके साथ मिल के काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप। तो आइए हम लोग सबसे पहले पार्टनरशिप की मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, when two or more persons join hands to set up a business and share its profit and loss। जब आप दोनों लोगों ने हाथ मिला लिया और आपने कहा जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो हम लोग अपना शेयर कर लेंगे, they are said to be in a partnership. Section 4 of the Indian Partnership Act defines partnership as the relation between the persons। जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपका उस बंदे के साथ एक रिलेशन बन जाता है। Who have agreed to share the profits। आपने एग्री भी कर लिया है कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मीनिंग क्या है सर। यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे सपोज ए एंड बी पार्टनर्स हैं और सपोज सी भी पार्टनर है, लेकिन इसमें ए एंड बी ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन सी वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर बोले तो कि सारे डिसीजन यही ले रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सी एक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ ए एंड बी? तो वही लाइन है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वहां पे सिर्फ सी अकेला ही नहीं काम कर रहा है, वो अपना काम तो कर ही रहा है, साथ में ए और बी का भी साथ ही में काम कर रहा है। तो अगर इस केस में इसका मीनिंग सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, अगर सी की वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो ए और बी ये नहीं कहेंगे कि आपने डिसीजन लिया था, आप इस लॉस को झेलेंगे। नहीं, सी ने अगर डिसीजन लिया था तो अगर इन केस लॉस हो जाता है तो ए बी और सी तीनों बियर करेंगे। अच्छा, एक और आपने कहा लॉस हो जाएगा तो ए और बी मना कर देंगे। अगर सी के उसी डिसीजन से प्रॉफिट हो जाता है तो क्या ए और बी ये नहीं कहेंगे कि आप, अच्छा आपकी वजह से डिसीजन हुआ था, आप सारा पैसा ले जाइए, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए? ऐसा तो ये और भी बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो जहां पैसा लेने की बात आएगी वहां तो कुछ नहीं, लेकिन अगर लॉस की बात आ गई तो आपने पूरा सी के ऊपर डाल देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पार्टनरशिप में नहीं होता है। तो ये आपको उम्मीद है कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे एक आता है पार्टनरशिप डी। अब आप खुद बताइए कि अगर आप एक पार्टनरशिप किसी के साथ करने जा रहे हैं तो क्या आप बिना एग्रीमेंट के उसके साथ लग जाएंगे, या कुछ भी आप उसके साथ वर्बल या कह सकते हैं ओरल या कह सकते हैं रिटन, तो क्या आप उसके साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे? खाली बातचीत, बाय द वर्ड्स आप क्या उसके साथ पार्टनरशिप कर लेंगे? हो तो सकती है, क्योंकि ऐसा मैंडेटरी तो बिल्कुल नहीं बोला गया कि रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन आपको रिटर्न एग्रीमेंट करवाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेटा अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे आप लोग, आपका वो बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आपने वो बात डीड में लिखी है तो आपको सामने वाला पार्टनर बिल्कुल भी आपके साथ गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है
कि ऐसा डीड में लिखा है, अगर मैंने डीड के अगेंस्ट कोई भी काम किया तो वो पार्टनर मेरे ऊपर केस कर देगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ क्या है, तो ये हमारा एग्रीमेंट होता है। क्या होता है बेटा हमारा? एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट कैसा होता है हमारा? रिटन एग्रीमेंट, जिसमें क्या लिखा होता है बेटा? टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। क्या लिखी होती है बेटा? टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, किसकी? पार्टनरशिप की। Partnership comes into existence as a result of agreement among the partners. The agreement can be either oral or written. Partnership Act does not require the agreement must be in writing. मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि वो राइटिंग में ही होना चाहिए। But wherever it is in writing, the document which contains the terms of the agreement is called a partnership deed. जब आप वो रिटन में कर लेते हैं तो उसको ही हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। It generally contains the details of all the aspects affecting the relationship between the partners, including the objective of the business. क्या क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कैपिटल कितनी लगाई है, कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, आप किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस बियर करेंगे, क्या आप इक्वल पार्टनर्स हैं, या 1:1 कह सकते हैं इक्वल को, या कह सकते हैं 2:1 के हैं, या 3 पार्टनर्स हैं तो 3:1 के हैं, या 5:3 के हैं। तो ये आपको रेशियो बताना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉसेस का आपका कौन सा है। Will be shared by the partners and entitlement of the partners with interest on capital, interest on loan and etc. अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है या इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो वो भी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आपके मन में आया होगा सर आप थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं? तो अगर आपको पार्टनरशिप डीड का मीनिंग नहीं पता होगा तो अभी आगे मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट में लगते हैं, तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो क्योंकि आप तो डीड के अकॉर्डिंग चलेंगे, चलना हमको डीड के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन डीड का मीनिंग पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पार्टनरशिप का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो अब आइए इसमें देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। मेन मेन ऊपर ऊपर से कॉन्टेक्ट पढ़ लेते हैं। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। क्या क्या आपका नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है बिजनेस का। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का नाम क्या है, उसका इनका एड्रेस क्या है, हर एक पार्टनर ने कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट करी है। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? अब अकाउंटिंग पीरियड सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर हमारा होता है जैन से लेके दिसंबर तक, और फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा अप्रैल से लेके मार्च तक। ठीक है, तो आप कौन सा फॉलो करें आपको वो भी बताना पड़ेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, आप कब कमेंसमेंट का मतलब स्टार्टिंग, आप किस डेट से अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में कौन कहाँ पे हमने खुलवाए हैं, उसका ऑपरेशन किसके पास रहेगा, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस किसमें आप शेयर करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स क्या होगा। ऑडिटर कौन होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर बेटा वो होता है जो आपके अकाउंट्स को चेक करता है। कौन होता है बेटा? जो आपके अकाउंट्स को चेक करता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटर। तो ये ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन करेगा। अगर कोई पार्टनर सैलरीज मांग रहा है, कमीशन मांग रहा है तो क्या होगा। राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, अगर किसी की राइट्स क्या है, कौन क्या काम करेगा, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसकी लाइबिलिटीज क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग ऑफ द इंसॉल्वेंसी, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो, इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर किसी पार्टनर का दिवालिया निकल जाता है तो उस केस में आपके साथ क्या होगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर डिसोल्यूशन का मतलब अगर आप पार्टनरशिप डिसॉल्व करना चाहते हैं, मतलब हिंदी में अगर बोलें तो हम बंद करना चाहते हैं, तब क्या होगा। अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसको सेटलमेंट कौन करवाएगा भाई, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको सेटलमेंट कौन करवाएगा। अगर कोई पार्टनर आना चाहता है, जाना चाहता है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा। तो आप समझ रहे हैं कि ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डीड। अगर आपने सपोज ये डीड ना हो और कल को कोई पार्टनर मर जाए तो क्या होगा, आप बताइए, सोचिए आप तब क्या होगा। तो आप फिर उसके बाद डिस्प्यूट हो सकता है कि आप उसका जो भी उसका लीगल हायर होगा, जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो पता चले कहते हैं वो 5-10 लाख पे दो, भले उसका शेयर 5-10 लाख पे ना निकल रहा हो, फिर आप क्या करेंगे। तो आपको अगर पार्टनरशिप डीड में अगर आपने लिखा है तो आप उसको कुछ बात कह ही नहीं सकता, वो आपसे कुछ ज्यादा क्लेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप सामने सामने पार्टनरशिप डीड रख देंगे कि भाई आपके देखिए आपके साथ मेरा जो पार्टनर था यही एग्रीमेंट में हमारे हुआ था, इसके अकॉर्डिंग आपका इतना पैसा निकलता है, आप इतना पैसा लेके चले जाइए। इतनी बात ठीक है। अब ये आपके इंपॉर्टेंट ऊपर बस मैंने बता दिया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया।
अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपने पढ़ा होगा पीएल अकाउंट, क्लास 11 पे आपने पढ़ा होगा पीएल अकाउंट। क्या होता है भाई पीएल अकाउंट, आइए बताते हैं हम आपको पीएल अकाउंट क्या होता है। आपने पढ़ा था ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। आप अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो पहले आप ट्रेडिंग में डालते थे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट ट्रेडिंग में बता देता हूँ आपको ऊपर ऊपर से। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आप डालते थे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, फिर आप डालते थे परचेज, फिर आप डालते थे यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे आप डालते थे आप सेल्स, यहाँ पे डाल देते थे आप क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और आपका जीपी निकल आता था। जीपी बोले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता था। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे पीएल अकाउंट, ठीक है, पीएल अकाउंट में आप क्या डालते थे, ये जीपी यहाँ पे ट्रांसफर होता था, और यहाँ पे आप डालते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे आप डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ पे आप डाल देते थे ऑफिस एक्सपेंस। अब यहाँ से आपका क्या निकल के आता था, सबसे इंपॉर्टेंट, नेट प्रॉफिट। अब मैं बोलूं तीन पार्टनर्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीन पार्टनर्स हैं। अब ये नेट प्रॉफिट तो ये फर्म का आया, सपोज फर्म का नाम है ए बी सी लिमिटेड कंपनी। एबीसी लिमिटेड का ये नेट प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया। अब ये जो नेट प्रॉफिट सपोज ये आया आपका 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज आया। अब ये 50,000 रुपीज तो ये प्रॉफिट किसका है, एबीसी लिमिटेड का। अगर हम इसका पूछें कि इसमें से ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, तो ठीक कैसे निकालेंगे। सब अब यही निकालने के लिए हम लोग को एक बनाना पड़ता है, कौन सा अकाउंट बेटा बनाना पड़ता है हम लोग को, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज जस्ट अ, वी कैन से एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। सर इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन का मतलब पीएल को ही आगे आपने और बढ़ा दिया, उसको बना दिया पीएल अप्रोप्रिएशन। अब ये क्या बना दिया, अब आपने जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपने जो यहाँ पे कमाया था 50,000 रुपए का, अब ये 50,000 रुपए बांटने किसके बीच में, ए के बीच में, बी के बीच में, सी के बीच में। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसमें से ए को कितना मिलेगा नेट प्रॉफिट में से, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। इसीलिए इसका नाम है एप्रोप्रिएशन। अब एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं सर, अब एप्रोप्रिएशन समझने के लिए आपको दो पॉइंट और समझने पड़ेंगे सर। कौन से दो पॉइंट हैं, एक होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है हमारा एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है सर, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होता है जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है सर, जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जी हाँ, जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं, या उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ऐसे कौन से आइटम्स होते हैं बताइए जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बताइए। आप बताइए, देखिएगा मैं एग्जाम्पल लूंगा आपको खुद ही पता चल गया होंगे। सैलरी देनी है आपने एम्प्लॉय की, क्या आप उसे ये कहेंगे भैया एम्प्लॉय हम आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, क्या आप ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते। सैलरी वो तो कहेगा मैंने तो आपको पूरा महीना काम किया, प्रॉफिट ना होना वो तो आपके ऊपर है, हमको तो सैलरी दो। रेंट, क्या आप कह सकते हैं हमने रेंट नहीं देंगे क्योंकि हमने इसका प्रॉफिट नहीं कमाया, ऐसा कह सकते हैं आप, नहीं कह सकते। और बताते हैं, और क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, आप सपोज बैंक से लोन लिया आपने, आप बैंक से क्या कहेंगे कि बैंक हमको इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या मैं आपका ब्याज नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। आप बताइए वो आपके ऊपर केस कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा। तो ये ऐसी चीजें, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, मैनेजर की कमीशन, मैनेजर की कमीशन, मैनेजर कमीशन क्या होता है, अब आपने एबीसी वालों ने, ऊपर वाला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहाँ पे एबीसी पार्टनर्स थे, इन्होंने यहाँ पे एम को एज अ मैनेजर रख लिया,
अब एबीसी कह रहे हैं भैया को प्रॉफिट नहीं हुआ, मैनेजर मैं आपको बिल्कुल भी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैनेजर को कोई फर्क पड़ेगा आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये नहीं फर्क पड़ेगा मतलब इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये कहाँ सब चीजें जाएंगी आपकी, ये सब चीजें कहाँ जाएंगी आपकी? पीएल अकाउंट में। कहाँ जाएंगी? पीएल अकाउंट में। और इन सब चीजों को पार्टनर्स को कुछ लेना देना नहीं है। इसमें से पार्टनर दे रहा है, पार्टनर अपने प्रॉफिट से दे रहा है, पार्टनर को मिल नहीं रहा है, ध्यान रखिएगा ये बात। अब आता है ऐसी कौन सी चीजें जिनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? सिंपल सी ऐसी चीज जो पार्टनर को मिलती हैं। किसको मिलती हैं बेटा? जो पार्टनर को मिलती हैं हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब ऐसी कौन सी चीजें जो पार्टनर्स को मिलती हैं? अभी मैंने आपको ऊपर बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स। यहाँ पे जो सैलरी थी वो एम्प्लॉय की थी, एम्प्लॉय के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। ए और बी कहेगा सी को अगर सैलरी मिल रही है, ए और बी कहेगा सी आप सैलरी छोड़ दो भाई, वैसे ही हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कहेगा चलो कोई बात नहीं, लॉस तो हो ही रहा है, हम भी इसी के हैं, लॉस लॉस हो भी गया तो हम ही को झेलना पड़ेगा, तो चलो कोई बात नहीं भाई मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, ना दो मेरे को सैलरी इस साल। बात क्लियर हो रही है? तो ऐसी चीज इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। किसी को कमीशन अगर देनी है, कमीशन टू पार्टनर, आप इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें किसको मिल रही हैं? चिल्ला के बोलिए, घर वालों को जगा दीजिए, ये सब चीजें किसको मिल रही हैं? पार्टनर्स को। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं बेटा, तो मैं इसके साथ कंक्लूजन निकालूं, क्या कंक्लूजन है भाई? जिनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उसको हम डालते हैं पीएल अकाउंट में, और इसी को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। अब और जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते उसको हम डालते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इसी को हम लोग अप्रोप्रिएशन बोलते हैं जो पार्टनर्स को मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन। तो कॉम्प्रोमाइज हम किसके साथ कर सकते हैं? अप्रोप्रिएशन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वो पीएल में, जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो पीएल अप्रोप्रिएशन में। और ये कहाँ जाएगा? अप्रोप्रिएशंस इसको हम बोलते हैं, और ये कहाँ जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशंस में। और ये चीजें मिलती किसको हैं? पार्टनर को ये चीजें मिलती हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपकी? हाथ उठा दीजिए अगर यह बात आपको क्लियर है तो। अब आइए पीएल अप्रोप्रिएशन का वो देख लेते हैं फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, पीएल अप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? चिल्ला चिल्ला के बोलो। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all the incomes and gains. This is the debit side and this is the credit side, as you all know. अब देखिए जो मैंने अभी आपको थ्योरी में समझाया, देखिए वही लिखा हुआ है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज merely an extension of the PL account. It shows how the profits are appropriated or distributed amongst the partner. All the adjustment in respect to the partner salary, partner commission, interest on capital, interest on drawings are made to this account. बात क्लियर हुई? अगर नहीं क्लियर हुई तो मैं आपको और इस तरीके से समझा देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम्पल्स की अपने पास कमी नहीं है। अब सिंपल सी बात हम यहाँ पे करते हैं। सपोज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट पे हक है ए प्लस बी प्लस सी का। लेकिन अगर डीड में हमने लिखा है सैलरी देनी है हमको ए को 10,000 रुपये, कमीशन हमको देनी है बी को 20,000 रुपीज, सी को भी हमने सैलरी देनी है 30,000। तो भाई ये चीजें किसको मिल रही हैं? पार्टनर्स को। पार्टनर्स की चीजें कहाँ जाती हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन में। इसको बोलते क्या है? इन सब चीजों को, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशंस। क्या बोलते हैं?
अप्रोप्रिएशंस। अब बताइएगा, सामने देखिएगा, इस 1 लाख रुपए में 10,000 की हमने किसको दे दी? सैलरी किसको दे दी हमने? ए को। 20,000 की हमने सैलरी किसको दे दी? वो कमीशन किसको दे दी? बी को। इसमें से सैलरी हमने सी को कितनी दे दी? 30,000 हमने सैलरी दे दी किसको? सी को। दे दिया। दिया किसमें से? तो टोटल सबने मिलके कमाया था। सबने मिलके कमाया था, उसको टुकड़ों टुकड़ों में पहले जो डीड में लिखा था वो सब हमने बांट दिया। अब उसके बाद भी हमारे पास कितना बच रहा है? 30 + 20 50 + 60। अभी भी 40,000 बच रहा है। अब इस 40,000 पे हक किसका है? अब इस 40,000 पे हक किसका है? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी। अब एक क्रक्स इसका भी क्या निकला भाई? इसका क्रक्स ये निकला कि पहले आप पीएल बना लो। पहले आप क्या बना लो? पीएल बना लो। पीएल बनाने के बाद आप डीड में जो लिखा है पार्टनर्स को देने के लिए वो भी दे दो, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशंस। दे दो। उसके बाद जो रेसिडुअल प्रॉफिट होगा, बचा हुआ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशंस देने के बाद वो ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या ये टैक्स आपको समझ में आया? चिल्ला चिल्ला के बताइए। हाँ 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 हाँ। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है इसमें? कसम से? पक्का? देखिए मैंने लाइन भी लिखी है, अगम है ना करवा देगा। तो अगम पे थोड़ा सा भरोसा रखिएगा, आपका क्लास का बहुत अच्छा निकलेगा। आप अकाउंट्स में एकदम बम फोड़ कराएंगे। ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई आपको? चल, अब आइए इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। अब पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है बेटा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? फर्म। फर्म दे रहा है किसको? पार्टनर्स को। भाई यही तो फर्म दे रहा है। फर्म ने पहले 1 लाख रुपए कमाए। फर्म ये इसको ये दे रहा है, ए को, बी को, सी को। तो ये कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है। मिल किसको रहा है? पार्टनर को मिल रहा है। तो पार्टनर के लिए इनकम हो गई, फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। पार्टनर के लिए इनकम हो गई, फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया बेटा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो गया, सैलरी दे दी एक्सपेंस हो गया, कमीशन दे दी एक्सपेंस हो गया। फिर इधर आईओडी हमारी इनकम हो गई। क्या हो गई? आईओडी फर्म के लिए क्या हो गई? इनकम। क्योंकि जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी थी, जो उसने उधार लिया था उससे, फर्म से, अब वो फर्म को ब्याज समेत वो वापस करेगा। तो फर्म, पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्म के लिए वो क्या हो गया? इनकम हो गया। कितनी बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद हमारा जो भी प्रॉफिट बचेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या कह लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, वो किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में। किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में। क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? क्या इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर, हो गई। मैं आपको जस्ट, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूं, आपके सामने बैठा हूं। 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं खाली मैं। जल्दी से फटाफट जितना भी तक मैंने पढ़ा है रिवाइज करिए, जल्दी फटाफट। 1 मिनट का ब्रेक है। 60 सेकंड्स में काउंट करो, 60 सेकंड्स में आपके पास आपकी दोबारा क्लास कंटिन्यू होगी।
चलिए 1 मिनट का ब्रेक हो गया। उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए प्रोविजंस देखते हैं रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग। अब क्या क्या प्रोविजंस हमको ध्यान रखना है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, इसको ये भी कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। साइलेंट का मतलब हमारी पार्टनरशिप डीड, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो बेटा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, फिर क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगा वो क्या माना जाएगा, इक्वल। अगर आपने जितने भी पैसे कमाए हैं वो सारे पार्टनर्स में इक्वली बटेंगे। अगर हमारे बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो, अगर हमारे बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट लॉसेस जो भी होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर 3 पार्टनर्स है तो 3 में, अगर 4 है तो 4 में, 5 है तो 5 में, 2 है तो 2। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, no partner is entitled to claim any interest on the amount contributed by him in the firm as a matter of right। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है फर्म से तो आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करवाना पड़ेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं करवाया है तो आप उस पे पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी क्लेम कर नहीं सकते, क्योंकि आपने क्लेम ही आपने डीड में लिखवाया नहीं। आप लिखवा लीजिए डीड में, आप पैसा ले लीजिए जितना मर्जी ले लीजिए, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा। अब लेकिन एक और बात, however interest will be on that is expressly agreed by partners, expressly agreed by a partner। expressly आपको पूरा एक्सप्रेस करना है, क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। thus no interest is payable if the partnership deed is signed on the issue। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आप कुछ भी आईओसी क्लेम नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। जब आप तो आईओसी नहीं दे रहे हैं तो फिर आप आईओडी भी नहीं देंगे। अगर फर्म आपको आईओसी नहीं दे रही साइलेंट के टाइम पे तो आप फर्म को आईओडी भी नहीं देंगे। सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। भले ही वेदर आप बैंक से लो या पार्टनर से लो, आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है। आप इंटरेस्ट से भाग नहीं सकते। अगर आप बैंक से ले रहे हो तो बैंक नहीं भागेगी, तो आप अगर पार्टनर से ले रहे हो तो पार्टनर से कैसे भाग जाओगे। तो आपको भागना नहीं है, आपको भागना नहीं है ब्याज देने से। आपको ब्याज तो देना ही देना है। बस एक इतनी सी छूट है कि अगर आपने इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में तो आपको सिर्फ 6% ब्याज देना है साल का। कितना देना है, 6%। अगर तो एग्रीड है 10, 12, 13, 14, 15, 16, 8, 9 जो भी एग्रीड है फिर तो देना ही देना है। लेकिन अगर एग्रीड नहीं है तो आपको कितना देना है, 6% पर एनम। कितना देना है, 6% पर एनम। और हमेशा ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी क्लेम करनी है तो उसको पार्टनरशिप डीड में लिखवाना पड़ेगा। अगर उसने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखवाया है तो वो सैलरी क्लेम नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट क्या निकला कि भाई अगर पार्टनर को कुछ भी चाहिए तो उसको पहले पार्टनरशिप डीड में मेंशन करवाना पड़ेगा। अगर उसने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं करवाया है तो उसको कुछ भी नहीं पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर उसको पैसा लेना है तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करवाओ, जितना मर्जी पैसा ले लो। सैलरी लेनी हो सैलरी ले लो, कमीशन लेनी हो कमीशन ले लो, आईओसी लेनी है आईओसी ले लो। प्रॉफिट भी अगर आपको चाहिए इक्वल से ज्यादा तब भी आप ले लो, लेकिन कंडीशन क्या है, पार्टनरशिप डीड में आपको मेंशन करवाना जरूरी है। इतनी बात क्लियर हो गई। चल, तो भाई इसका क्रक्स क्या निकला, देखो हर एक पॉइंट में मैं कंक्लूजन जरूर बताऊंगा आपको। नो आईओसी, नो आईओडी, नो सैलरी, नो कमीशन, तो बीएसआर इक्वल। ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर हमारे बीच में डीट नहीं है तो एकदम कैंसिल, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। बट
एक एक्सेप्शन, 6% पर एनम का आपको आईयूएल तो देना ही देना है, क्योंकि ये हमारी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये सब हमारे क्या है, एप्रोप्रिएशन। ये सब क्या है, एप्रोप्रिएशन। जो चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। जो चीजें आप नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या इतनी बात क्लियर होगी? ये हमारा जाके खत्म हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, अब हम लोग आइए आज प्रैक्टिकल करके ही जाएंगे, परेशान ना होइएगा। प्रैक्टिकल हम करके ही जाएंगे, एक आईओसी का टॉपिक करके ही जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? चल, अब बस पहले आईओसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। IOC is always calculated on opening capital. IOC is charged on that amount of capital which is being invested for the time in the business. कहने का मतलब क्या हुआ, आपने जितने महीने के लिए, जितने टाइम के लिए आपने कैपिटल अपने फर्म को दी है, आप उतने ही महीने का, उतने ही साल का आप इंटरेस्ट लेंगे। अगर आपने साल भर के लिए 5 लाख रुपए दिया तो साल भर के लिए ले लीजिए। अगर आपने 5 लाख 8 महीने के लिए लिए, 8 महीने के लिए दे दीजिए। आपने 3 लाख 4 महीने के लिए दिया, आप 4 महीने के लिए ले लीजिए। 3 बार आपने 4 कर दिया तो फिर 4 पे ले लीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपने जितनी कैपिटल, आपने जितने महीने के लिए या साल के लिए इन्वेस्ट करी है, आपको उतने ही टाइम पीरियड के लिए आपको आईओसी मिलेगा। आपको उससे ज्यादा आईओसी नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट, अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, देयर कैपिटल्स ऑन ए कैपिटल। एक्स वाई जेड, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। उनकी कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी है? एक्स की है 5 लाख, वाई की है 4 लाख, जेड की है 3 लाख। ठीक है, ये हमने वाली लाइन आपको कंप्लीट हो गई। ये इतनी इतनी कैपिटल दे रखी है। 1 जुलाई 2020, देखिए डेट आ गई। अब हमको यहाँ पे डेट लिखनी है 1 जुलाई। क्या किया तीनों ने 1 जुलाई को, क्या खेल खेला? खेल ये खेला कि दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल्स ऑफ 1,80,000 एंड 50,000। तीनों ने रिस्पेक्टिवली, एक्स ने 1 लाख रुपए इंक्रीज कर दिया, लेस हो गया। वाई ने 80,000 इंक्रीज कर दिए, प्लस हो गया। जेड ने 50,000 इंक्रीज कर दिए, प्लस हो गया। तो प्लस करने के बाद इनकी कैपिटल 1 जुलाई को कितनी हो गई? 6 लाख, 4,80,000, 3,50,000, 3,50,000, 6 लाख, 480, 350। कितनी बात क्लियर हो गई? फिर उसके बाद क्या खेल खेला? 1 फरवरी 2021 आ गया। 1 फरवरी आ गई। 1 फरवरी को क्या हुआ भाई? 1 फरवरी को वाई ने 15,000 रुपए निकाल लिए फ्रॉम द कैपिटल। वाई ने सिर्फ 15,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 4,65,000 इसकी कैपिटल हो गई। एक्सो वाई ने कुछ, एक्सो जेड ने कुछ नहीं किया, वाई ने सिर्फ 15,000 रुपए निकाल लिए। जो आईओसी दे रखा है वो कितने परसेंट देना है? 8% हमको इंटरेस्ट में कैपिटल निकालना है फॉर द ईयर एंडिंग। हमको 1 साल का निकालना है। ठीक, अब हमको सिंपल से, हम जितने क्वेश्चन पूछेंगे आपको सही जवाब देना है। ये 5 लाख रुपए कितने महीने के लिए एक्स ने फर्म को दिया? 5 लाख रुपए। कैसे पता चलेगा? अब आपको देखना है कि ये 5 लाख कैपिटल उसकी चेंज कब हुई है। ये 5 लाख कैपिटल उसकी चेंज कब हुई है? तो भाई उसने 1 अप्रैल को अगर पैसा दिया था तो 1 जुलाई को उसने चेंज कर लिया। तो मतलब अप्रैल पूरा 5 लाख दिया, मई पूरा 5 लाख दिया, जून भी पूरा 5 लाख दिया। 1 जुलाई को चेंज हो गया तो जुलाई तो लेंगे नहीं क्योंकि पहली तारीख को ही चेंज कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, अब आप बताइए,
ये जो 5 लाख रुपए एक्स ने कितने महीने के लिए दिया था? 3 महीने के लिए दिया। कितने महीने के लिए दिया? 3 महीने के लिए दिया। उसके बाद एक्स की कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख। एक्स की कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख। हमको निकालना है मार्च 31 तक का। अब आप बताइए, क्या उसने पूरे साल क्या कैपिटल चेंज करी, क्या 6 लाख की रही? भाई 6 लाख की रही। ना उसने कुछ पैसा और लगाया, ना उसने पैसा और कुछ निकाला, तो उसकी कैपिटल कितनी रही? 6 लाख रुपए रही। तो अब जब कैपिटल उसकी 6 लाख रुपए रही, तो इसका मतलब जुलाई से लेकर मार्च तक उसकी कैपिटल कितनी रही? 6 लाख। उसकी कैपिटल कितनी रही? 6 लाख। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने हुए? 5 और 4, 9 महीने। 5 और 4, 9 महीने। 9 महीने तक उसने कैपिटल कितनी लगाई? 9 महीने तक उसने कैपिटल कितनी लगाई? 6 लाख रुपए। कितनी लगाई? 6 लाख रुपए। क्या बोला मैंने? मेरे साथ साथ बोलो। हमको देखना है किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कितने टाइम के लिए लगाई है, यही तो देखना है। यही तो देखना है। एक पार्टनर ने कैपिटल कितने महीने के लिए लगाई? एक्स ने पहले 5 लाख रुपए लगाए, जुलाई में 1 लाख रुपए और बढ़ा दिए, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख रुपए हो गई। तो 5 लाख रही 3 महीने तक, 6 लाख रही 9 महीने तक, 6 लाख रही 9 महीने तक। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 8% पे निकालना है। किस पे निकालना है? 8%। तो 5 लाख का 8% इंटू 3/12, 5 लाख का 8% 3/12 कितना आएगा? 0, 0, 3 1 3 4 4 1 4 2, 5 2 10, 1 2 3, 10,000। कितना आया? 10,000। फिर उसकी कैपिटल हो गई 6 लाख। 8% लगाना है। कितने महीने के लिए लगाना है? 9 महीने के लिए। 0, 0, 4 2 8, 4 3 12, 3 1 3 3 3 6 36, 36,000। तो इसका मिला के उसको कैपिटल कितना मिल रहा है? उसको मिला के टोटल कैपिटल कितना मिल रहा है? चिल्ला चिल्ला के बोलो, घर वालों को उठा लो। नहीं उठाओगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं उठाओगे तो काम नहीं चलेगा बेटा, मैं बता रहा हूं आपको। बात क्लियर हो रही है इतनी आपको कि नहीं हो रही है? बताइए। क्लियर है? क्लियर है। सर, अब एक्स की वाई की कैसे निकालेंगे? बताइए। वाई ने 2 बार चेंज करी, ध्यान रखिएगा। वाई की 4 लाख कैपिटल कितने महीने की रहेगी? उसने चेंज कब करी है भाई? उसने चेंज कब करी है? 1 जुलाई को फिर चेंज कर ली। तो मतलब अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून। वाई की जून तक, मतलब 3 महीने तक 4 लाख रुपए रहेगी। ठीक, 3 महीने का लगा देंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने 80,000 रुपए और लगा दिए, उसकी कैपिटल हो गई 4,80,000। और ये उसने कब करा है? जुलाई को। जुलाई से फरवरी तक, जुलाई से फरवरी तक उसने 80,000 रुपए और लगा दिए, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई थी? 4,80,000। कितनी हो गई थी? 4,80,000। वाई ने जुलाई से लेकर फेब तक उसने कैपिटल लगाई है 4,80,000। तो जुलाई से फेब कितने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने। कितने हो गए? 8 महीने। उसके बाद उसने क्या किया? बहुत खेल खेल रहा है ये आप लोग के साथ। इसने ये खेल करा कि 15,000 रुपए निकाल लिए, फिर हो गए 4,65,000। ये खेल कब करा उसने? फरवरी में। ये खेल कब करा उसने? फरवरी में। तो फरवरी और मार्च उसके पास कितने रहा? फरवरी और मार्च उसके पास कितना रहा? ये 1 फरवरी डेट थी। वाई नहीं, 1 फरवरी से 31 मार्च तक 15,000 रुपए निकाल के
उसने अपनी कैपिटल कर ली थी 4,65,000, 4,65,000। तो अब 1 फरवरी और 1 मार्च 2 महीने तक उसने कैपिटल अपनी कितनी इन्वेस्ट करी? 4,65,000। कितनी कैपिटल का इन्वेस्ट करी? 4,65,000। तो अब आप इसका कैसे निकालेंगे? 4 लाख का 8%, 3/12। 4,80,000 का 8%, 8/12। 4,65,000 का 8% इंटू 2/12। फिर ये जो तीनों आएंगे उन तीनों को हम ऐड कर देंगे। क्या वो टोटल आईओसी वाई का हो जाएगा भाई कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सर आपने तो बहुत इजी करवा दिया, मैंने तो कहा था अगम है तो करवा देगा। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? जेड का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ भाई, जेड का आप अपने आप निकालेंगे, मैं नहीं निकलवाऊंगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 2 पॉइंट आपको खाली याद रखने हैं, मैंने ये जो 2 पॉइंट आपको बताए थे अभी। आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल से कैलकुलेट करते हैं, जितनी उसकी ओपनिंग कैपिटल स्टार्ट होती है वहां से कैलकुलेट करते हैं। और उसने जितनी कैपिटल जितने महीने के लिए लगवाई है, हिंदी में लिख दूं, हिंदी में लिख दूं, जितनी कैपिटल उसने जितने महीने तक लगाई है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन स्टार्टिंग कहां से करते हैं हम? ओपनिंग कैपिटल से। क्लियर? क्लियर? एक और क्वेश्चन करेंगे, इसका मैं सिर्फ आपको वर्किंग नोट बनवा दे रहा हूँ। किस दिन उसने चेंज करी हो, क्या हुआ, कैलकुलेट आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा। दो पार्टनर्स हैं, गिरीश और सतीश। गिरीश और सतीश, गिरीश और सतीश पार्टनर्स हैं। कैपिटल 1 अप्रैल को कितनी है? गिरीश की है 5,60,000, सतीश की है 4,75,000, 4,75,000। 1 अगस्त 2018 ऑन 1 अगस्त को क्या हुआ भाई? दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। अब दोनों की कैपिटल उन्होंने कहा होनी चाहिए 5 लाख। कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वाज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग। अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो इंट्रोड्यूस कर लीजिए, निकालना है तो निकाल लीजिए, लेकिन होनी कितनी चाहिए 1 अगस्त को? 5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो आप बताइए, गिरीश को 5,60,000 से 5 पे आना है, तो क्या इसके में से 60,000 माइनस कर दें? 60,000 माइनस कर दें। इसको 4,75,000 से 5 लाख पे आना है, तो क्या इसको 25,000 प्लस कर दें? क्या इसको 25,000 प्लस कर दें? क्या इसकी 5 लाख पे हो जाएगी? हो जाएगी भाई, बिल्कुल सही बात है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% निकालना है हमको। आईओसी जो है वो 6% पर एनम है। अब आप फिर से सिंपल क्वेश्चन, इस पे नहीं निकालेंगे हमेशा हम, जितनी हो जाती है उस पे निकालेंगे। ये वाली कैपिटल कितने महीने के लिए इन्वेस्ट रही? ये वाली कैपिटल, ये वाली कैपिटल, ये वाली कैपिटल। अप्रैल से अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त नहीं लेंगे, अगस्त ले लिया तो पाप है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। इधर भी 4 महीने, क्योंकि दोनों ने ही सेम डे पे चेंज करी है। तो 5,60,000 का 6% इंटू 4/12। अब अगस्त खत्म कब हुआ साहब? मार्च में। अगस्त से मार्च उसने कोई चेंज करी? ना 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 ना, कुछ नहीं चेंज करा। 5,60 हो गई, 5 लाख हो गई थी, 5 ही लाख है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 5 और 3 8, 5 और 3 8। 5 लाख पे 6%, 8/12। जो आएगा दोनों को ऐड कर देंगे, इधर भी 8 ही होगा, दोनों ने सेम डे करा था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा आईओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आपको समझ में आया होगा कि थ्योरी का पार्ट कैसा है। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? तो आज हम लोगों ने अपनी क्लास में क्या किया, हम लोगों ने अपनी थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया। थ्योरी में
डीड के बारे में पढ़ा। अगर डीड साइलेंट है तो क्या होता है, हम लोगों ने वो पढ़ा। हम लोगों ने पीएल अप्रोप्रिएशन पढ़ा, क्या होता है। हम लोगों ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ा, क्या होता है। हम लोगों ने अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, हम लोगों ने वो पढ़ा। हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ आईओसी सीखा। हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ आईओसी सीखा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, ये अपनी यारी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि एक ऐसे हैं जो आपको एकदम फिर से क्लियर कराएंगे। और सिर्फ अकाउंट्स ही नहीं, आपको बीएससी की भी यहाँ पे क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, और हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एकदम डिटेल में ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी के साथ जो भी थ्योरी का पार्ट होगा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।